नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। रोहिणी में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से 4 नक्सलियों को ढेर किया। एक जवान भी हुआ शहीद। मौके पर भारी मात्रा में हथियार बरामद। तलाशी अभियान जारी। महाकुंभ के लिए सज गई प्रयागराज की धरती। 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के जमावड़े में साधु संत और श्रद्धालुओं का आना जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षाकर्मियों से भरी बस में धमाका। 8 की मौत, 40 से अधिक गंभीर रूप से घायल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। जीत के साथ WTC के फाइनल में पहुंची कंगारू टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित करने की दिशा में गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ये करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। अब दिल्ली से मेरठ जाना अधिक सुविधाजनक होगा। दिल्ली की RRTS नमो भारत ट्रेन ये पहली कनेक्टिविटी की होगी। मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 1,200 करोड़ की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखेंगे। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो दिल्ली वासियों को मिलेगी आज ये सौगात। नमो भारत ट्रेन के जरिए अब दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा परिचालित है। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। लोग कितने उत्साहित हैं इस खंड के शुरू होने से, इसका जायजा लिया DD न्यूज टीम ने। नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में भी नमो भारत का दिल्ली में शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से आगे न्यू अशोकनगर दिल्ली तक के 13 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं नमो भारत कॉरिडोर पर, यानी कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जो दिल्ली के लिए खुलने जा रहा है। रविवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेक्शन पर साहिबाबाद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। लोग इसमें रोजाना यात्रा करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर ये, और हम तब से इसमें रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं और हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिल्ली में एंटर करे। अब हम बहुत खुश हैं कि हम आगे मतलब अपना रूट कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हम बस से ट्रैवल करते थे तो बहुत जाम का एरिया होता था, हम बहुत लेट स्कूल पहुंचते थे जहां पर हम जॉब करते हैं। पर रैपिड में हम ट्रैवल करने लगे हैं तो हम बहुत मतलब टाइम पे ही पहुंच रहे हैं और टाइम से निकलते हैं तो घर भी हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आनंद विहार तक लास्ट मतलब न्यू अशोक नगर इसका लास्ट स्टॉप होगा और हम आनंद विहार उतरेंगे तो हमारे लिए और भी टाइम सेव हो जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा, जनमानस के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित यात्रा हो जाती है। सबसे अच्छी मेट्रो यात्रा भारत के जिस कोन में भी मेट्रो चली है, जब से ये चली है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 20 मिनट में सफ़र हो जाता है और दिल्ली से जुड़ जाएगी तो भारत की प्रोग्रेस होगी और हमारा देश ऐसी तरक्की करे। और ये बहुत अच्छी बात है। मेट्रो पूरे देश के बड़े शहरों में होना चाहिए, जनमानस को सुविधा का लाभ मिल जाता है।
अगर ये आनंद विहार से चालू जाएगी तो फिर मैं सीधे अपने घर से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो मोदी जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये इतना काम करा हमारे लिए, तो थैंक यू मोदी जी। मेरठ से बच्चे दिल्ली के लिए पढ़ाई के लिए बच्चों का आना जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत बधाई पूरे देश को इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने हमारे लिए इतनी हेल्प की। अभी हमारा जो सफ़र 2.5-3 घंटे लगते थे हमें मेरठ से आने में, वो हमारा 1-1.25 घंटे में सफ़र तय होगा, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा सर। दिल्ली से चालू हो जाएगी और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। इससे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि फर्स्टली आपने इस चीज़ को चालू करा दिया। जो हमारा ट्रैवलिंग का रहता था, जो इंसान को हेक्टिक जाती थी ट्रैवलिंग थ्रू द बस और ऑटो वगैरह, लेकिन अभी जैसे रैपिड स्टार्ट हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा हमें कंफर्टेबलनेस फील हुई। जो मेनली आज सर्दियों के टाइम पे सर्दियाँ लगती हैं, तो मेनली यहाँ पे आपने जो सुविधा दे रखी है, इससे हम बहुत ज़्यादा आग्रचित है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइंग ट्रैवल रहता है हमारा। और भी जो ये दिल्ली तक ट्रैवल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आरामदायक यात्रा के साथ ही नमो भारत ट्रेन में महज 35 से 40 मिनट में ही दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा जा सकेगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, साहिबाबाद। और गिरीश निशाना इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। गिरीश, 35 से 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली, यकीनन अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो उसमें एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ये रैपिड रेल कॉरिडोर। लाखों यात्रियों को सुविधा मिलने जा रही है। क्या कुछ तैयारी है इस वक्त और कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग? देखिए जया, ये अपने आप में देश की सबसे पहली और तेज चलने वाली जो है एनसीआर की परिवहन व्यवस्था है, यानी कि रैपिड रेल कॉरिडोर है, जिसे नमो भारत कॉरिडोर भी कहा जाता है। और ये अभी फिलहाल 42 किलोमीटर पर परिचालित है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो अतिरिक्त खंड का उद्घाटन कर देंगे, करीब 13 किलोमीटर का ये अतिरिक्त खंड है जो साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक है, उसके बाद इस नमो भारत कॉरिडोर की जो लंबाई है कुल 55 किलोमीटर हो जाएगी। और इस 55 किलोमीटर पर महज 35 से 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आया जा सकेगा। और बहुत ही आरामदायक ये यात्रा इसमें रहेगी, क्योंककि इसके अंदर अगर बात की जाए तो कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। जो यात्री इसके अंदर आते हैं उनको अपने मोबाइल चार्ज करने की सुविधा दी गई है। 2x2 की सीटें इसमें लगाई गई हैं। महिलाओं के लिए इसमें एक अतिरिक्त कोच है। इसके अलावा जो है प्रीमियम कोच भी इसमें अलग से रखा गया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है और ऐसे में किसी को स्ट्रेचर पर लेके जाना पड़ सकता है, तो वो भी सुविधा इस नमो भारत ट्रेन के अंदर दी गई है। और आज ये जो नमो भारत है, दिल्ली के अंदर भी इसका शुभागमन हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ट्रेन को जो है दिल्ली की जनता को भी समर्पित कर देंगे। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद तक ये यात्रा लोग कर पा रहे थे, साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब न्यू अशोकनगर और आनंद विहार तक भी लोग यहां तक पहुंच सकेंगे। यानी कि जो सड़कों से जो बोझ है ट्रैफिक का, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है जय, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस पे जो अधिकतम जो गति सीमा है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर दौड़ती देखी गई है नमो भारत ट्रेन। और मैं कल खुद इस ट्रेन के अंदर सफ़र किया था और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैंने खुद अपनी आंखों से इस ट्रेन को दौड़ते हुए देखा था। लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि लोगों का समय बचेगा। जो एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उनको आने जाने में बहुत जो है मदद मिलने वाली है। और जो दिल्ली की और मेरठ की सड़क पर ट्रैफिक जाता है उससे काफी निजात मिलने वाली है। मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि वो अब दिल्ली आने के लिए अपनी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो नमो भारत ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। और दिल्ली से वापस अगर मेरठ जाना है, मेरठ जाने वाले लोगों के लिए गिरीश, यहाँ पर ये नमो रैपिड रेल कॉरिडोर के साथ साथ दिल्ली मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। दिल्ली मेट्रो पूरे विश्व में बेहद मशहूर है और इसका विस्तार हो रहा है। इसका भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कौन कौन से स्टेशन इसमें ऐड होंगे, किन लोगों को फायदा मिलेगा जो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उससे।
देखिए, क्योंकि लगातार जो दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में विस्तार किया जा रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जो है चौथे चरण के कई उसको आज विस्तार करने वाले हैं, तो जो मजलिस पार्क वाला जो रूट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरह से कहें तो आने वाले समय में जो दिल्ली मेट्रो का जाल है वो पूरी दिल्ली में कहें तो रिंग रोड की तरह से काम करेगा। पूरी जैसे शिव बिहार से होते हुए पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, इसी तरह से आज और जो रूट है वो बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के विस्तार को भी आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो नमो भारत ट्रेन है उसको भी कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है, दिल्ली तक पहुंचने वाली है। और सबसे खास बात ये है इस नमो भारत ट्रेन की ये जो है दिल्ली के अंदर दो जगह पर दिल्ली मेट्रो से इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। एक तो न्यू अशोक नगर पर यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर नोएडा से लेकर द्वारका वाली लाइन मिलती है। इसके अलावा अगर आनंद विहार की बात की जाए तो आनंद विहार वाली लाइन के अंदर वैशाली से लेकर जो द्वारका की लाइन जा रही है वो उस पर कनेक्टिविटी मिलती है। जो पिंक लाइन है, मजलिस पार्क वाली जो लाइन है वो भी कहीं ना कहीं आनंद विहार से कनेक्ट हो रही है। तो अपने आप में एक इंटरचेंज की व्यवस्था होगी। अगर आनंद विहार की बात की जाए तो वहाँ अब रेलवे स्टेशन भी होगा, बस अड्डा भी होगा, मेट्रो स्टेशन भी होगा और ये नमो भारत का स्टेशन भी होगा। तो अपने आप में एक बड़ा हब बनने जा रहा है आनंद विहार का स्टेशन भी, जहाँ पर तमाम स्टेशन होने वाले हैं, चाहे बस हो, चाहे रेल हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रैपिड रेल हो, तमाम वहाँ पर स्टेशन रहेंगे। तो अपने आप में जो एनसीआर की परिवहन की जो व्यवस्था है अब बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चलने वाली है। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं दिल्ली और मेरठ के लोगों को एक बड़ी सौगात। और ये रैपिड रेल मेट्रो और दिल्ली मेट्रो का विस्तार नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एक बेहतर जीवन जो है शैली उसके लिए कितनी बड़ी मील का पत्थर साबित होने जा रही है, इस पर लगातार हम बात करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली यहां पर ढेर हो गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला रिजर्व गार्ड और एसटीएफ के संयुक्त दल को शुक्रवार को अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना किया गया था। इसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी के साथ एसटीएफ के जवान शामिल थे। कल शाम से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात करीब 1000 जवानों ने नक्सलियों के कोर इलाके को घेर लिया था। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को मार गिराया और इसमें डीआरजी का जवान सन्नू कारम शहीद हो गया। जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं। मौके पर से AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी मुठभेड़ और तलाशी अभियान जारी है। और महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही आसान बनाने के लिए 30 अस्थायी पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के पार साधु संतों को अखाड़ा लगाने के लिए जमीन दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ की ये पावन धरा प्रयागराज आप सभी का स्वागत कर रही है। इसको इस तरह तैयार किया जा रहा है कि जब आप आएँ तो आपको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। गंगा और यमुना में बनाए गए पुल आपको इस तरफ से उस तरफ बिना नाव की यात्रा के पार करेंगे। ये लगभग 30 पुल बनाए गए हैं। जो गंगा के उस तरफ आपको एरिया दिख रहा है वहाँ अखाड़ों के लिए भूमि दी गई। जो अखाड़े हैं वो अपना आश्रम बना रहे हैं, जो साधु संत हैं वो अपना आश्रम बना रहे हैं। और ये संगम का तट होगा जहाँ श्रद्धालु आकर के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो आके स्नान करेंगे। देखिए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आप अगर कुंभ आएंगे तो आपको कई जगह चेक कराना पड़ेगा कि आप कहां से आए हैं। आप अपने आई कार्ड जरूर लेकर आइए, आधार कार्ड जरूर लेकर आइए। कुछ संत महात्मा आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या महाकुंभ होने जा रहा है, क्या महत्तम है इसका और किस तरह दुनिया के लोग यहाँ आने को तैयार हैं? इसमें तो पूरे विश्व के लोग आने के लिए तैयार हैं और ये कभी कभार ऐसा पुण्यकर्म किसी के उदय होते हैं। और ये तो वैसे भी महाकुंभ है, 144 वर्ष के बाद आ रहा है। हर जगह से, हर देशों से, 10 देशों से संत आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है इस बार और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रखा गया है। पूरे विश्व के संत महात्माओं का
स्नान आवागमन स्नान वगैरह हुआ। जो व्यवस्था है वो अंतिम दौर में है, जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है और सरकार का प्रयास ये है कि जो भी कुंभ आए वो यहाँ से उत्तर प्रदेश की झलक लेकर जाए और ये लगे कि और केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है उसने किस तरीके से कुंभ का आयोजन किया। तो ये ब्रांडिंग है देश की भी, उत्तर प्रदेश की भी, तो पूरी ऊर्जा के साथ सरकार लगी हुई है। आप लोग आइए, कुंभ का आनंद लीजिए और यहाँ अपने पूर्ण लाभ प्राप्त करिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, प्रयागराज कुंभ। और महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों का आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी धूमधाम से मेला क्षेत्र में पहुंचे। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। इसमें पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई। निरंजनी अखाड़ा संख्या बल के लिहाज से कुल 13 अखाड़ों में दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। ये उन 4 अखाड़ों में से एक है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। रिपोर्ट्स की माने तो इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। तो महाकुंभ की तैयारियों के बीच विभिन्न अखाड़ों का प्रयागराज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त वहां मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त जो तैयारियां चल रही हैं लास्ट मिनट की, अगर उसकी एक झलक दिखाना चाहें, और लगातार जो विभिन्न अखाड़ों का आना जारी है, किस तरह से प्रयागराज यहाँ पर तैयार हो रहा है महाकुंभ के लिए। देखिए, महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ भी जुड़ गया है और तमाम जो तैयारियां हैं उनकी डिजिटल निगरानी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था तो हम जानते ही हैं कि सीसीटीवी कैमरे और उसकी एक डिजिटल निगरानी होती है। देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु जो आते हैं उनको कोई दिक्कत न हो, उसके लिए तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। जगह जगह पर द्वार बनाए गए हैं जिससे कि ये महाकुंभ सुंदर दिव्य नजर आए और जो यहाँ श्रद्धालु आए वो एक ऐसी एक तरह से यहाँ से जब जाएं तो उनके जेहन में ये छाप ये महाकुंभ 2025 छोड़कर जाए। तीर्थों के राजा प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं, उस संगम की जो नगरी है और जहाँ पर ये महाकुंभ हो रहा है, मेला स्थल वहाँ पर। और हमारे पीछे आप देखें ये नंदनी द्वार है। इस तरह से कई जगहों पर अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जो सनातन में जो बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से स्थान रहता है उनके नाम पर। तो आप ये देखिए, यहाँ आप तैयारियां भी देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त ये नंदी द्वार है। इस तरह से अलग अलग जगह पर जाएं तो अलग अलग द्वार बनाए गए हैं पूरे मेला स्थल में, जिससे पूरे मेला स्थल को भव्य रूप दिया जा सके, दिव्य रूप दिया जा सके। तो इस तरह से आप देखें साधु संत वो सुबह स्नान के लिए यहाँ आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो प्रयाग के लोग और अलग अलग शहरों से देश भर से जो लोग आए हैं, जो अभी से आ चुके हैं, वो मेला स्थल में उनका जत्था दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अंतिम दौर में है और तकरीबन ये पूरी तरह से जो मेला स्थल है वो तैयार नजर आ रहा है। और इस बार बहुत जोर इस बात पर है कि डिजिटल महाकुंभ हो, दिव्य भव्य महाकुंभ के साथ। और इसलिए हम जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा भी गया है कि दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 आपका स्वागत करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस बार हम देख रहे हैं जो तैयारियां की जा रही हैं महाकुंभ के लिए प्रयागराज में। बिल्कुल शैलेंद्र, महाकुंभ की अगर हम बात करें तो दिव्य भव्य साथ ही डिजिटल आपने जिक्र किया, तो जो यहाँ पर शाही स्नान है उस पर खासा जोर है और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरह से जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे पूरे विश्व से, उनका एक तरह का मैनेजमेंट, इसको लेकर भी विभिन्न प्लान्स बनाए गए हैं। अलग अलग जगह एंट्री गेट्स हैं, तमाम तरह की चेकिंग की जा रही है। किस तरह की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें सुविधा हो? देखिए 13 तारीख से लेकर जो 13 तारीख आने वाली है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ होना है। यानी तकरीबन आप देखें तो 40 दिनों का ये महाकुंभ है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश और दुनिया से 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे, श्रद्धालु
संगम में डुबकी लगाएंगे, प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आएंगे। तो उस लिहाज से आप देखें कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि व्यवस्था बेहतर हो, जो श्रद्धालु आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। खास तौर पर शाही स्नान के दिन, जब अलग अलग स्नान के जो दिन होते हैं, मकर संक्रांति हो या फिर बाकी जो स्नान का बहुत पुण्य समय होता है, जब देश और दुनिया से लोग आते हैं डुबकी लगाने, और एक मान्यता भी है कि महाकुंभ जरूर जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सनातन जो धर्मावलंबी है, जो सनातन को मानने वाले हैं, या सनातन संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं दुनिया भर के लोग, वो महाकुंभ के दौरान इस प्रयागराज में दिखाई देंगे। यही वजह है कि इतना बड़ा मेला स्थल बनाया गया है। अब से पहले हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरह से अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया है और रिकॉर्ड समय में किया गया है। तो ये दिखाता है कि पूरी की पूरी एक नगरी मेला स्थल पे बसा दी जाती है, जहाँ पर सारी व्यवस्था होती है, सड़कें होती हैं, लाइट की व्यवस्था होती है, अलग अलग अखाड़ों को जगह दी जाती है। और पूरे प्रयागराज में आप देखें कि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। एयरपोर्ट में आप देखें तो वहां से लेकर प्रयागराज पहुंचने तक जो आपको पूरा दिव्य और भव्य जो महाकुंभ है, बिल्कुल, तो एक पूरी तरह से कायाकल्प यहाँ पर प्रयागराज का हो चुका है और महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है प्रयागराज। और खास तौर पर जो अमृत स्नान की तारीखें हैं उन पर सभी की नजरें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल जुड़ने के लिए इस जानकारी से प्रयागराज के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने POEM 4 प्लेटफॉर्म पर पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये RRM-TD चलने की क्षमता वाला भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर है। इसके साथ इसरो ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। POEM 4 मिशन PSLV C60 स्पाडेक्स मिशन का हिस्सा, जो कि वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन के लिए एक मंच के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के चौथे चरण का उपयोग करता है। इनमें माइक्रोग्रेविटी परीक्षण और जीवित कोशिकाओं से जुड़े जैविक प्रयोग शामिल हैं, जो कि पहली बार भारतीय निर्मित रॉकेट पर अंतरिक्ष में किए जाएंगे। रोबोटिक आर्म को रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर RRM-TD के रूप में जाना जाता है। इसे भी स्पेडेक्स के साथ भेजा गया था। इसरो ने एक्स पर इस सफलता के गौरवमयी क्षणों को साझा किया है। फुटेज में आर्म की कार्रवाई के प्रमुख चरणों को प्रदर्शित करते हुए इसकी क्षमताओं को दिखाया गया है। इसे इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इसको स्वदेशी रोबोटिक जोड़ों, आर्म कंट्रोलर और विजुअल सर्वोइंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। रोबोटिक आर्म में सटीक आंखों के लिए कैमरे लगाए गए हैं, वहीं इसमें सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था भी है। तो अंतरिक्ष में एक और बड़ा कदम भारत का। India's first walking robotic arm in POEM 4। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरे में पनाह लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। कुलदीप, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का इस वक्त? शिमला में इस वक्त किस तरह से तापमान नजर आ रहा है और खास तौर पर सैलानियों का भी क्या हाल है?
धन्यवाद जया। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें और शिमला ज़िले की खास करके बात करें तो शिमला ज़िले में इस वक्त तो मौसम फ़िलहाल ड्राई बना हुआ है। हालांकि आज आंशिक रूप से बादल आसमान में छाए हुए हैं। वहीं अगर मौसम विभाग द्वारा जारी की गई संभावना की अगर हम बात करें तो आज और कल के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 ज़िलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी ज़िले जिसमें कि किन्नौर और लाहौल स्पीति शामिल है उसमें बर्फबारी की संभावना जताई है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जो अभी सक्रिय हुआ है उसके चलते किन्नौर जिले में जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। और रही बात सैलानियों की तो हिमाचल प्रदेश के अधिकतर पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी के चलते, क्योंकि जिस तरह से जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश बर्फबारी के लिए जाना जाता है उस तरह की बर्फबारी गत लगभग 3 सालों से देखने को नहीं मिली है। और बर्फबारी में आई इस कमी का असर सीधे तौर पर पर्यटन व्यवसाय और साथ साथ बागवानी व्यवसाय पर खास तौर पर देखने को मिलता है। और अगर इस समय शिमला जिले की हम बात करें तो अभी होटलों में जो ऑक्यूपेंसी का स्तर है वो लगभग 60 से 70% तक बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर मौसम एक बार फिर से बदलता है, करवट लेता है, बर्फ गिरती है तो सैलानियों के बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जया। बिल्कुल कुलदीप, यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं उत्तर भारत में, तो वहीं कहीं ना कहीं बारिश ने भी लोगों का ठंड बढ़ा दी है। ऐसे में क्या कुछ मुश्किलें भी सामने आ रही हैं कोहरे और ठंड की वजह से? किस तरह से यातायात और बाकी चीज़ों पर भी असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आम जनजीवन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में वैसे भी ठंड के चलते जनजीवन बहुत प्रभावित रहता है। इससे पहले हमने देखा कि लगभग 2 से ढाई महीने का एक ड्राई स्पेल जो रहा उसके चलते जो शुष्क ठंड बढ़ती जा रही थी उसमें लोगों को काफ़ी हद तक बीमारियों ने भी जकड़ रखा। और अगर हम इस समय की बात करें तो ये जो शीतलहर है, प्रचंड शीतलहर, सुबह और शाम की जो ठंड है बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बीच में आपको एक रोचक जानकारी देना चाहूँगा। 3 जनवरी का दिन शिमला ज़िले के इतिहास में सबसे गर्म दिन माना गया है, क्योंकि 3 जनवरी को ना जाने कैसे 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 22 डिग्री अधिकतम तापमान शिमला का दर्ज किया गया। ये मौसम में अचानक आए इस बदलाव के चलते लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को सर्दी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अचानक मौसम में होने वाले बदलावों से बीमारियों की आशंका बढ़ती जा रही है और लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। वहीं यातायात की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां तो सड़कों पर पाला जमने से परिवहन और यातायात प्रभावित होता ही है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरा अधिकतर जिलों में छाया। लगभग अभी 6 जिलों के लिए कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले मैदानी हैं। यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल उत्तर भारत जो है वो इस वक्त कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए मौसम के बाद बात कर लेते हैं क्रिकेट के। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत द्वारा दिए गए 162 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैच की सीरीज में 3-1 से हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इससे पहले आज मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर में ज्यादा रन नहीं जोड़ सके और टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 181 रन ही बना सकी थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।